कहानी में कालू कौवा बेटा और बेटी में फर्क कर रहा है। चलिए देखते हैं। उस जंगल में कालू नाम का कौवा अपनी पत्नी सुंदरी के साथ रहा करता था। शादी के 1 साल बाद सुंदरी कौवी ने एक अंडा दिया हुआ था, जिसमें से एक नन्ही कौवी बाहर आती है, मगर कालू उस कौवी को देखकर बदल जाता है। सुंदरी को बेटी होते देख कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है और सुंदरी कौवी को हर रोज मारने लगता है। मनुष्य कहीं की, निकल जा मेरे घर से, और जाते जाते तेरी मनुष्य बेटी को भी यहाँ से ले जा। तू जाने के बाद मैं दूसरी शादी करके आराम से रहूँगा। नहीं पति जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में आपके सिवा मेरा है कौन? मैं अगर कुछ दिनों में अंडे दे दूंगी तो उसमें से बेटा जरूर निकलेगा पति जी। प्लीज मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए पति जी। अगर तू 100 अंडे देगी तो भी उसमें से ही बेटी ही निकलेगी, वो भी तेरे जैसे मनुष्य होंगे। जा अपनी बेटी को ले जा, किसी कुएं में मर, अगर बच गई तो जहर खा के मर जा। ऐसा कहकर कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। मम्मा, पापा हमें घर छोड़कर जाने को क्यों कह रहे हैं? वो हमसे प्यार क्यों नहीं करते मम्मा? नहीं बेटी, पापा हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, मगर थोड़ा नाराज है। तुम घर पर ही रहना, मैं भोजन लेकर आती हूँ। सुंदरी कौवी भोजन लाने निकलती है। सुंदरी कौवी पानी पीने के लिए नदी के पास जाती है। सुंदरी को वहाँ पर रानी चिड़िया और बुलबुल मिल जाते हैं। सुंदरी बहन, क्या हुआ है आपको? आप क्यों रो रही है? मैं क्या बताऊँ चिड़िया बहन, सारी गलती तो मेरी है। मैंने ही कालू के प्यार में अंधी होकर उसके साथ भाग आई और शादी कर ली, मगर मुझे ये नहीं पता था कि इस कालू के मन में बेटा और बेटी में फर्क की भावना है। मेरे पति को बेटा चाहिए और मुझे बेटी हुई है, और इसी वजह से मुझे हर रोज मारता है मेरा पति। अब मैं कहाँ से लाऊं उनके लिए बेटा? वो मुझे हर रोज धमकी भी देता है दूसरी शादी करने की। अब वो दूसरी शादी करना चाहता है। अब मैं क्या करूं? ऐसे मर्दों को सबक सिखाना ही होगा। सबक? उस जालिम को कौन सबक सिखाएगा बुलबुल? अगर बात करूं तो मारता है, चुप बैठूं तो भी मारता है वो जालिम कौवा। तुम ना उस कालू कौवे की दूसरी शादी करवा दो, फिर देखना कैसे सीधा होगा वो कालू कौवा। दूसरी शादी करने से कालू सीधा कैसे होगा बुलबुल? वो तो शादी के पहले ही मुझे घर से बाहर निकाल देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा सुंदरी बहन, जैसा जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसे वैसे करती जाओ, फिर देखना कालू सिर्फ तुम्हारा ही गुणगान गाएगा। जो रुका गुलाम भी बन जाएगा कालू कौवा। अगर कालू सच में सीधा हो जाएगा तो मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ बुलबुल। तो फिर मैं ही कालू की दूसरी शादी करवाऊंगी। ऐसी कौवी से कराऊंगी कि उसकी नानी उसे याद दिला देगी वो कौवी। मैं अभी जाकर बात करती हूँ कालू कौवे से। ऐसा कहकर बुलबुल कालू के पास जाती है। कालू, सुंदरी मेरे पास रोते रोते आई थी और मुझसे कहने लगी कि तुम दूसरी शादी करना चाहते हो, वो भी सुंदरी की रजामंदी से। क्या ये सच है कालू? अगर ये बात सच है तो मैंने उसे मना लिया है कालू। वो तुम्हारी दूसरी शादी करवाने के लिए मान गई है कालू। सच में बुलबुल, सुंदरी मान गई है मेरी दूसरी शादी करने के लिए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो खुद ही शादी करवाना चाहती है कालू तुम्हारी, वो भी कल ही। क्या कह रही हो बुलबुल? मेरी शादी वो भी कल ही? वाह, मजा आ गया।
शादी का नाम सुनकर तो कालू कौवे के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। फिर क्या था, अगली सुबह कालू कौवा सज धज कर तैयार हो जाता है। कालू कौवा सज धज कर गोरी कौवी से शादी करने जाता है। गोरी भी सज धज कर बहुत सुंदर लग रही थी। कालू गोरी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है बुलबुल कि मेरी दूसरी शादी हो रही है, वो भी मेरी पहली पत्नी ही करवा रही है। पति जी, जिसमें आपकी खुशी है उसी में ही मेरी खुशी है। आप इसी तरह से हमेशा खुश रहिए। इस तरह से कालू कौवे की शादी गोरी कौवी से हो जाती है। कालू कौवा गोरी कौवी को घर ले आता है। ये तुम्हारा घर है कालू? हाँ हाँ, ये मेरा घर है। थोड़ा छोटा है तुम्हारा घर, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेती हूँ। कालू कौवा मन ही मन सोचता है। अरे अभी अभी तो घर पर कदम रखा है इसने और अभी से ही नाटक करने लगी। हाँ, क्या कहा आपने? वो कुछ नहीं गोरी, ऐसे ही। मुझे बहुत भूख लगी है कालू जी, मेरे लिए भोजन ले आइए। उसी समय सुंदरी कवि आकर कहती है, पति जी, मैंने और मेरी बेटी ने भोजन कर लिया है। आप मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए भोजन मत ले आइए। चलो बेटी, हम सोने चलते हैं। कालू कौवा मन ही मन सोचता है। अरे सुंदरी ने आज मेरे लिए भोजन नहीं लाया। उसे पता है कि मैं भोजन ढूंढने नहीं जा सकता, फिर भी उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। जाने दो, कल से मेरे लिए मेरी नई नवेली दुल्हन गोरी भोजन लाने जाएगी। मैं उसके हाथों से भोजन खाऊंगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा भोजन ढूंढने चला जाता है। कालू कौवा कुछ देर बाद गोरी और अपने लिए भोजन लेकर आता है। गोरी, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आया हूँ। मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, दोनों मिलकर खाना खाएंगे। कालू कौवा हाथ मुंह धोने चला जाता है, मगर गोरी कौवी कालू का इंतजार नहीं करती और भोजन करने लग जाती है। गोरी कौवी पूरा भोजन अकेले ही खत्म कर देती है। जब कालू हाथ मुंह धोकर आता है तो वो देखता है। गोरी, क्या तुमने भोजन कर लिया? हाँ कालू जी, मैंने भोजन कर लिया। अरे मेरे लिए तुमने कुछ भी नहीं बचाया, क्या मैं भूखा सोऊंगा? जो आपने लाए थे चने के दाने, उसे खाकर तो मेरा पेट तक नहीं भरा और आप कह रहे हैं मेरे लिए कुछ बचा कर नहीं रखा। मुझसे ज्यादा बातें मत किया कीजिए कालू जी, ज्यादा बातें करने से मेरा सर घूमने लगता है। अगर मेरा सर घूमने लग गया तो मुझे पता नहीं कि मैं किस किस को घुमाऊंगी। गोरी कौवी की बातें सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। बेचारा कालू कौवा बिना कुछ खाए बिना कुछ गोरी को कहे चुपचाप सो जाता है। फिर अगली सुबह भी हो जाती है। गोरी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। मेरे लिए तुम आज भोजन ढूंढ कर लाओगी? क्या कहा आपने? मैं भोजन लाने जाऊं? वो भी आपके लिए? शादी आपने की है मुझसे, आप ही को भोजन लाने जाना होगा। मैं कभी भी भोजन लाने नहीं जाने वाली, समझ गए कालू जी? और हाँ, आपके लिए भी भोजन लेकर आइए, मैं बहुत भूखी हूँ। जल्दी जाइए और मेरे लिए छत से जाकर भोजन ले आइए। कालू कौवा मन ही मन सोचता है। अरे ये गोरी तो बहुत चतुर है, कुछ भी बोलूं तो उसका उल्टा जवाब ही देती है। हर रोज तो सुंदरी मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाती थी, अभी मैं उसे बोल भी नहीं सकता कि वो मेरे लिए भी भोजन ले आए। अभी मुझे ही जाना होगा भोजन ढूंढने। आप खड़े खड़े किससे बात कर रहे हैं कालू जी? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से जाइए वरना आपको काट कर खा जाऊंगी। बुक्कड़ कहीं की। कालू कौवा बिना कुछ कहे वहाँ से भोजन लाने चला जाता है। इसी तरह से कालू कौवा हर रोज भोजन लाता
और गोरी कवि अकेले ही भोजन छट कर जाती थी। ये सब नजारे देखकर सुंदरी कवि और सुंदरी की बेटी हर रोज हंसते रहते थे। एक दिन सुंदरी कवि बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, क्या कमाल की कवि से शादी करवा दिया है तुमने कालू जी को। वो गोरी कवि हर वक्त भोजन भोजन करती रहती है। लगता है जन्मों जन्मों की भूखी होगी वो कवि। और कालू जी तो हर समय भोजन ढूंढने में ही लगे रहते हैं। अब तो पति जी को मेरे साथ लड़ाई करने की फुर्सत तक नहीं है। अरे सुंदरी, ये तो ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। कालू जी, ये मेरी माँ है। मेरी माँ को मेरी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैंने यहीं पर उन्हें बुला लिया। और मेरी माँ आज से हमारे साथ ही रहेगी। और माँ कह रही थी उन्हें बहुत भूख लगी है, आप जाकर उन्हें भोजन लेकर आइए। दामाद जी, मेरे मुंह में दांत नहीं है, मैं दाने चावल नहीं खाती। मेरे लिए मीठे मीठे फल लाइए, वो भी ढेर सारे। क्या है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा पेट बहुत बड़ा है, मैं बहुत खाती हूँ दामाद जी। अगर फल ना मिले तो? अगर आपको फल ना मिले तो बस 4 अंडे लेकर आइए दामाद जी। मैं 4 अंडे खाकर सो जाती हूँ, फिर अगले दिन ढूंढ कर ले आइए फल। मर गया कालू, दूसरी शादी के चक्कर में मर गया कालू। गोरी से तो अच्छी थी वो सुंदरी। बेटे के चक्कर में तो मैं नौकर बन गया हूँ गोरी का। क्या करूँ भी, मैं फंस गया कालू, ना घर का ना घाट का बन गया रे कालू। इस तरह से कालू कौवे को अकल आ जाती है कि उसकी पत्नी सुंदरी कौवी उसके लिए बहुत अच्छी थी। उस जंगल में सुंदरी कौवी अपनी सास के साथ रहा करती थी। सुंदरी कौवी का पति कालू कौवा एक हादसे में मर गया था। सुंदरी कौवी की सास पुराने ख्यालों की थी। सुंदरी, मेरा बेटा तेरी वजह से ही मरा है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि तुझसे शादी ना करे, मगर वो तेरी सुंदरता पर फिदा हो गया था। इसका अंजाम क्या हुआ सुंदरी? तू खा गई मेरे बेटे को, चुड़ैल कहीं की। मैंने सुना था कि जब तू पैदा हुई थी तूने अपने बाप को खा लिया था। अब शादी होने के बाद अपने पति को खा गई तू मनहूस कहीं की। माँ जी, ऐसी बात मत कीजिए, मैं भी कालू जी से बहुत प्यार करती थी। ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा कि कालू के याद में रोई नहीं हूँ। अब ये बेवजह की बातें छोड़ सुंदरी, ना तेरा पति बचा है ना मेरा बेटा बचा है। अब तू चली जा यहाँ से, मुझे तेरी मनुष्य शक्ल मत दिखा। माँ जी, ऐसा मत कहिए। कालू जी ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं आपको और इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आप तो जानती हो ना सासू माँ कि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं यही किसी कोने में पड़ी रहूंगी सासू माँ। अगर तू इतना रो धो कर कह रही है तो मैं तुझ पर तरस खाकर तुझे एक कोना दे देती हूँ, पड़ी रहे उस कोने में। मगर मेरी कुछ शर्तें हैं सुंदरी। शर्त? कैसी शर्त सासू माँ? तू तो जानती है मुझे कि मैं नियमों की कितनी पक्की हूँ, इसीलिए तुझे विधवा की तरह ही रहना होगा। इसीलिए तुझे विधवा की तरह ही रहना होगा। तुझे मैं हर रोज खाने के लिए सिर्फ एक चावल का दाना ही दूंगी। तू किसी भी त्योहार, शादी, उत्सवों में नहीं जा सकती सुंदरी। तुझे सिर्फ एक कोने में ही पड़े रहना होगा। और तू सुबह सुबह
सुबह तेरी शक्ल लेकर मेरे सामने आ नहीं सकती। मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है सासू माँ। जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगी सासू माँ। सुंदरी कवि हर वक्त एक कोने में पड़ी रहती थी। बिना अपनी सास को कुछ कहे वो सास की हर बात माना करती थी। सुंदरी कवि की सास सुंदरी को भोजन में सिर्फ एक चावल का दाना ही दिया करती थी। सुंदरी कवि उसी कोने में छोटे छोटे सब्जियों के पेड़ उगाया करती थी। वो हर रोज उन पौधों को पानी दिया करती थी और अपनी सासू माँ की सेवा भी किया करती थी। एक दिन सुंदरी कवि सुबह सुबह उस कमरे से बाहर निकल आती है। अरे तू अपने कमरे से बाहर क्यों निकली मनु? मैंने तुझे कितनी बार कहा है सुबह सुबह तेरी शक्ल मत दिखाया कर। क्या तुझे मेरी बात समझ नहीं आती? अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों ताक रही है? जा यहाँ से। सासू माँ, उस कमरे में बैठ बैठ कर मेरा दम घुट रहा था, इसीलिए। बस बस अब बहाने मत बना और जा यहाँ से। माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं आइंदा इस बात का ध्यान रखूंगी। एक कोने में बैठकर सुंदरी कवि कालू के याद में रोई जा रही थी। कालू जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तभी वहाँ पर सुंदरी कवि की सहेली गोरी कवि आती है। अपनी सहेली गोरी कवि को देख सुंदरी कवि गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने भी लग जाती है। गोरी, अच्छा हुआ कि तू मुझे मिलने आ गई। मैं तो अकेली पड़ गई थी। कालू के जाने के बाद तो मैं एक जिंदा लाश बन चुकी हूँ गोरी। मुझे कालू जी छोड़कर क्यों चली गई गोरी? रो मत सुंदरी, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तू कालू को भूल जा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सुंदरी। और तेरी हालत तो देख, तूने तेरा हाल क्या से क्या बना दिया है। तेरा तो घर इतना बड़ा है, तू क्यों इस कोने में पड़ी है सुंदरी? मेरी सासू माँ का कहना है कि विधवाएं ऐसे ही होती है, ऐसे ही रहती है, एक कोने में पड़ी रहती है। मैं उनका मन दुखाना नहीं चाहती गोरी। तू पागल हो गई है सुंदरी। कालू तो कब का चला गया है तेरी जिंदगी से। तेरी उम्र ही कितनी है, तेरे आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है सुंदरी। अपनी सास की बातें क्यों मान रही है? तू चल मेरे साथ। मैं एक विधवा हूँ गोरी, मैं यही जीवन जीना चाहती हूँ। अगर तुझे अपनी ही मनमानी करनी है तो मैं तुझे क्या कह सकती हूँ सुंदरी? तुझे याद है सुंदरी, तू कितनी अच्छी बिरयानी बना लेती थी। आज फिर से वही बिरयानी मुझे बनाकर खिला सकती है? तू रुक गोरी, मैं अभी तेरे लिए बिरयानी बनाकर लाती हूँ। सुंदरी के पास कुछ टूटे फूटे बर्तन होते हैं। सुंदरी कवि उसी में जुगाड़ लगाकर अपनी सहेली गोरी कवि को बिरयानी बनाने लग जाती है। कुछ ही देर में बिरयानी बन जाती है। उस बिरयानी को ले जाकर सुंदरी कवि अपनी सहेली को देती है और उसे कहती है, गोरी, ये लो बिरयानी। अम सच में सुंदरी, तेरे हाथों में तो जादू है। ऐसी बिरयानी इस जंगल में कोई भी नहीं बना था। मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ सुंदरी। क्या बताना चाहती है गोरी? तू अपनी बिरयानी का स्टॉल क्यों नहीं खोल लेती सुंदरी? तेरे हाथों की बिरयानी तो सबसे स्वादिष्ट होती है। नहीं गोरी, मेरी सासू माँ इसके लिए कभी नहीं हाँ बोलेगी। तू एक बार बात तो करके देख सुंदरी अपनी सास से। अब तेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अगर तेरी बिरयानी अच्छी बिकने लगी तो तू अपना घर खुद चला सकती है। अगर तू यूं ही एक कोने में पड़ी रहेगी तो कुछ नहीं हो सकता तेरा। तुझे एक कदम उठाना ही होगा। कैसे भी करके अपनी सास को समझा सुंदरी। ऐसा कहकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है।
गौरी बात तो सही कह रही है। क्या मैं जाकर सासू माँ से एक बार बात कर लूं? कालू जी तो अब नहीं रहे, घर कैसे चलेगा? हम तो एक दिन रस्ते पर आ जाएंगे। मैं सासू माँ से बात कर ही लेती हूँ। सुंदरी कवि अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, मैं एक बिरयानी का ठेला लगाना चाहती हूँ। अब कालू जी तो नहीं रहे सासू माँ, अगर घर में कोई कमाने वाला ही नहीं रहा तो घर कैसे चलेगा सासू माँ? इसीलिए मैं बिरयानी बनाकर बिरयानी बेचना चाहती हूँ। मेरे होते हुए मेरी बहू बाहर काम करने जाएगी, वो भी विधवा होकर? हरगिज नहीं, मैं ऐसा होने कभी नहीं देने वाली सुंदरी। अगर घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो तू जाएगी बाहर कमाने के लिए, कल मोही कहेगी। अगर तू बाहर जाकर काम करेगी तो मेरे बिरादरी वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? चुपचाप एक कोने में पड़ी रहे। सासू माँ, इस बार मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। प्लीज मुझे इजाजत दे दीजिए। तू मेरी बात को टाल रही है सुंदरी। सुंदरी कवि की सास सुंदरी को उल्टा सीधा कहकर चुप करा देती है, मगर सुंदरी की सहेली गौरी कवि जिद करके सुंदरी को बिरयानी स्टॉल लगाने के लिए मजबूर कर देती है। सुंदरी कवि एक बिरयानी का स्टॉल लगा देती है और उसमें बिरयानी बेचने लग जाती है। सुंदरी के हाथों की बिरयानी सबको बहुत पसंद आने लग जाती है और धीरे धीरे करके सुंदरी की बिरयानी पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाती है। सुंदरी कवि बिरयानी बेचकर बहुत अच्छी कमाई करने लग जाती है। एक दिन सुंदरी कवि अपनी सासू माँ के पास जाती है, जो कि रो रही होती है। अगर मेरा कालू बेटा जिंदा होता तो ये नौबत कभी आने नहीं देता। सासू माँ, आप क्यों रो रही हो? क्या हो गया है आपको? मैं उधार लेकर थक गई हूँ बहू, ना जाने मैं कब मरूंगी। तू जा सुंदरी, अपनी जिंदगी जी ले, यहाँ मत रहना सुंदरी, चली जा यहाँ से। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने बिरयानी का स्टॉल लगा दिया है और ये लीजिए पैसे। आपने जिन जिन से उधार लिए हैं उन्हें चुकता कर दीजिए। मुझे माफ कर दे सुंदरी, मैंने तुझे बहुत बुरा भला बोला है। मैं क्या करती, मैंने मेरे बेटे को खोया था, इसीलिए सारा गुस्सा तुझ पर निकाल दिया सुंदरी। मैं आपका दुख समझती हूँ सासू माँ, आप मत रोइए। कालू जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना आपके साथ। मैं तो आपके बेटी की जैसी ही हूँ। इस तरह से सास और बहू एक होकर बिरयानी का स्टॉल चलाने लग जाते हैं।